हेलो दोस्त। मैं आपका अपना भाई फिर से एक नया वीडियो लेकर आ गया हूँ जिसमें हम क्लास 9 की जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का जो टोटल है यहाँ पे आज मैं 40 प्रश्न को डिस्कस करूँगा, जिसमें से प्रत्येक जो प्रश्न होगा वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे प्रश्न जो है वो डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और बाकी जो है अगर 40 प्रश्न को अगर हम यहाँ पे डिस्कस करवाएंगे तो एक एक जो क्वेश्चन होगा वो अलग अलग जो है वो कंसेप्ट पर आधारित है। और आप अगर वीडियो को देखेंगे शुरू से लेकर अंतिम तक, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे तो आपका बहुत सारा जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आप जो है वो मैथ में बहुत अच्छा स्कोर जो है आगे आने वाले एग्जाम में कर सकेंगे। इसलिए इस वीडियो को स्किप ना करें और शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। आप जैसा देखेंगे यहाँ पे कि पूरे यूट्यूब में जो है वो इस तरह से एनालिसिस जो है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप पहले पूरा वीडियो देख लें और उसके बाद हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो अच्छा लगा कि आपको क्या लगा। आप जो है अगर वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे तो मैं गारंटी दिलाता हूँ कि आपको जो है वीडियो 100% अच्छा लगेगा। और वह जो है वो इस तरह से बन जाएगा कि जैसे आप किसी चीज़ को एक बार खाते हैं तो बार बार खाने का मन करता है, और उसी तरह से यह वीडियो जो है आपको बार बार देखने का मन करेगा और आप हमारे चैनल से परमानेंटली जुड़ जाएंगे, क्योंकि ऐसा कंटेंट जो है पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा, ये मैं वादा करता हूँ। चलिए इसमें जो है एक एक क्वेश्चन को हम देखते हुए आगे क्वेश्चन जो बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सा क्वेश्चन है और किस तरह का क्वेश्चन है। चलिए बिना कुछ देर किए हुए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखेंगे, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं इसको ताकि आपको भी अच्छे से दिखे। तो यहाँ पे देखेंगे क्या क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कौन होता है यहाँ पे ये पूछा है। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या जो होता है वो उसका 3 कंडीशन होता है। पहला नंबर कंडीशन कि ये जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पी बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा कंडीशन इसका ये होता है कि ये जो क्यू होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए। मीन्स क्यू मीन्स हर वाला, नीचे वाला जिसको डिनोमिनेटर इंग्लिश में बोलते हैं, तो क्यू को जीरो नहीं होना चाहिए। और तीसरा नंबर कंडीशन का बात करेंगे तो तीसरा नंबर जो कंडीशन होता है वो पी और जो क्यू होगा, पी और जो क्यू होगा ये जो है वो क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और पूर्णांक किसको कहते हैं, मीन्स वैसी सभी संख्या जो क्या हो -1 से लेकर, सॉरी -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक के बीच का हो उसको बोलते हैं पूर्णांक। तो यहाँ पे केवल क्या जीरो को छोड़ देना, जीरो नीचे नहीं रहना चाहिए। बाकी माइनस में कोई संख्या रहे चाहे वो प्लस में कोई संख्या रहे, वो सभी संख्याएं जो है वो पी और क्यू का वैल्यू हो सकता है, केवल नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए। मीन्स डिनोमिनेटर में जिसको बोलते हैं हर, हिंदी में हर बोलते हैं, तो हर में जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये होता है परिमेय संख्या। लेकिन अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा, इसके जो है विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे √9 लिखा हुआ है, तो √9 का वैल्यू जो होता है वो 3 होता है, और 3 का 3 होता है तो 3/1 भी लिख सकते हैं। तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन में क्या, पाई। तो पहले क्वेश्चन के दूसरे ऑप्शन में पाई लिखा है, और पाई का जो वैल्यू होता है वो 3.14। और ये 3.14 इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, ये वैल्यू ऐसे करके चलता ही जाता है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ता ही जाता है। ये वैल्यू का जो है वो कभी अंत नहीं होता। तो अंत नहीं होता तो ये अशांत है, शांत नहीं अशांत संख्या है। तो अशांत संख्या जो होता है वो क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी जो है अगला क्वेश्चन को भी हम अगला ऑप्शन को भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है, यहाँ लिखा है 0 पॉइंट, यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे कि लिखा हुआ है क्या, ऑप्शन में लिखा है 0.333, फिर डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे 0 पॉइंट ये लिख सकते हैं, 0.3 पे रैकरिंग, रैकरिंग बोलो या बार बोलो, तो 0.3 पे रैकरिंग। तो रैकरिंग वाला जो होता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। रैकरिंग वाला क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। इसको परिमेय संख्या में हम लोग बदल सकते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देख, इस अगला ऑप्शन इसमें देख लेंगे। 225 लिखा हुआ है रूट में, तो 225 का जो वैल्यू हो जाता है वो 15 हो जाता है, और 15 के नीचे एक लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, ये जो है मेरा वो परिमेय संख्या हो गया। तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन भी नहीं होगा, तो फाइनली जो है ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आप देखेंगे दोस्तों, आप पूरा देख लीजिए, आपको एक ही क्वेश्चन से पता चल गया होगा कि पूरे यूट्यूब में जो है वो इस तरह से एक्सप्लेनेशन, इस तरह से व्याख्या जो है एक एक प्रश्न का वो कोई नहीं दिया होगा। बस जो है केवल आंसर बता देते हैं कि पहला का ये होगा, दूसरा का बी होगा, तीसरा का डी होगा, कुछ ऐसे करके ऑप्शन बता देते हैं, और जो है बस बस वीडियो बना देते हैं, और आप जो है उसी को देख देख के आनंद ले लेते हैं, लेकिन आपको कंसेप्ट जो है वो पता नहीं चल पाता, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। हम एक एक क्वेश्चन को इतना एक्सप्लेन करके बताते हैं तो वीडियो ज़रूर थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपका एक एक क्वेश्चन से जो है वो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस का जो है कंसेप्ट तैयार हो जाएगा। और पूरे वीडियो में अगर शुरू से अंत तक देखेंगे तो 40 प्रश्न है, लेकिन आपका बस 40 प्रश्न को ही सॉल्व नहीं करूँगा, बल्कि यहाँ पे कई कंसेप्ट और भी जो है वो आपका बिल्डअप करा दूंगा। और ये गारंटी दिलाता हूँ कि 100% मार्क्स जो है आपका इस मैथ सब्जेक्ट में हो, चाहे साइंस में हो, चाहे कोई भी अदर सब्जेक्ट हो, और कोई भी क्लास का सब्जेक्ट हो, वो आपका आना तय है। अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, बार बार देखेंगे, डेली देखेंगे, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है वो ए और बी के बीच स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ए और बी के बीच स्थित है। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर ऐसे करके एक लाइन है, तो यहाँ पे एक लाइन ये है, यहाँ पे एक लाइन बी है, तो इन दोनों के बीच का संख्या पूछा है। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक संख्या 2 है और एक संख्या क्या है, 4 है, तो इन दोनों के बीच की जो संख्या होगी वो क्या होगी, तो इन दोनों को जोड़ दो और डिवाइड कर दो 2 से, तो यही एक संख्या होगी। मतलब 2 + 4 क्या हो जाएगा, 6, और बटा में 2 कर देंगे तो क्या आएगा आंसर, 3। तो इसका जो आंसर आ रहा है इस तरीके से आ रहा है। तो कहने का मतलब फॉर्मूला जो बन रहा है वो अगर यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी के जैसा बन रहा है, a+b/2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो लिखा हुआ है, अगर क्वेश्चन को ध्यान से आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे होंगे तो लिखा हुआ है क्या कि यहाँ पे √7 माइनस √5, फिर लिखा हुआ है इंटू में √7 प्लस √5। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बन जा रहा है वो a-b, और यहाँ पे जो बन जा रहा है वो इंटू में a+b का फॉर्मूला बन जा रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, a² माइनस b²। अगर ए के जगह पे देखेंगे तो ए के जगह पे √7 है, तो √7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस उसके बाद बी के जगह पे क्या है, √5, तो √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। √7 का स्क्वायर 7 ही होता है, और √5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 होता है। तो 7 में से 5 मीन 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो इसका आंसर जो है वो दिया हुआ है 2। ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में ही 2 है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। देख रहे हैं दोस्तों, एक एक करके क्वेश्चन किस तरह से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 है वो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है क्या, 125 का पावर, यहाँ पे देखेंगे कि लिखा हुआ है 125 का पावर में लिखा हुआ है क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है 2/3, पावर में लिखा है 2/3। तो 125 को सबसे पहले 125 को क्या करेंगे, हम ये ऐसे करके फैक्टर करेंगे। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये 5 से लगेगा, 5 से लगेगा 25 बार में, फिर लगाएंगे तो ये फिर से 5 से लगेगा, 5 से लगेगा 5 बार में, ठीक है ना। तो ये जो है 5 जो है वो अब ये नहीं लगेगा, अगर लगेगा तो 5 से एक बार में लगा लेते हैं। अब ये जो नहीं लगेगा तो ये 5 5 5 जो है 3 बार है, तो लिख सकते हैं 125 को, 125 को लिख सकते हैं 5 का पावर 3, और यहाँ पे 2/3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो होता है वो गुना में होता है, तो 3 नीचे और ये 3 ऊपर, तो ये दोनों कट जाएगा। बचेगा क्या, बस 5 का पावर 2, और 5 का पावर 2 का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, 25।
5 का पावर 2 मीन्स 5 गुने 5, तो 5 गुने 5 25। तो 25 जो ऑप्शन में होगा उसको हम क्लिक कर देंगे, टिक कर देंगे, और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है, इनमें से कौन सा एक बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे देखो कि बहुपद जो होना चाहिए वो जो है वो क्या होना चाहिए, उसका पावर जो होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। मीन्स जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल और कांस्टेंट दो चीज़ होता है। जो एक्स वाई जेड है वो वेरिएबल कहलाता है, और ये 105 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, ये √5 हो गया, ये सब कांस्टेंट कहलाता है। मीन्स चर और अचर। चर किसको बोलते हैं, जो वेरिएबल को, जिसका इंग्लिश वेरिएबल होता है उसको चर बोलते हैं, और जो अचर होता है उसका इंग्लिश जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो फॉर्मूला होना चाहिए, ये ax² प्लस bx प्लस c, इसका जो जनरल फार्मूला होता है ये होता है। तो यहाँ पे देखेंगे इसको ये फॉलो कर रहा है। यहाँ पे देखो x² प्लस 6x प्लस 7 है, तो ये तो बहुपद है। दूसरा वाला देखेंगे तो दूसरा वाला भी क्या है, एक तरह से लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे देखेंगे ऐसे करके लिखा हुआ है ax प्लस बी इजक्वल टू 0, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, तो ये भी तो बहुपद है। अगर ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि नीचे में y लिखा हुआ है, जो कि नीचे में यहाँ पे y नहीं होना चाहिए। अगर y को ऊपर ले जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा x प्लस 5 और y का पावर हो जाएगा क्या, -1 और प्लस 105। तो ये जो है वो माइनस में नहीं होना चाहिए, ये माइनस में होने की वजह से ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बहुपद नहीं होगा, माइनस में नहीं होना चाहिए। मीन्स माइनस बोलो या फिर फ्रैक्शन, मीन्स भिन्न में नहीं होना चाहिए। नीचे है ना तो ये भिन्न में है, इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये बहुपद नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है क्या, बहुपद 5x प्लस 3 का शून्यक है। मीन्स इसका जो शून्यक है वो क्या होगा। तो अगर देखेंगे ये 5x प्लस 3, 5x प्लस 3 का अगर शून्यक निकालना है तो यहाँ इक्वल टू 0 कर देंगे। अब यहाँ x का वैल्यू निकालेंगे तो ये 5x होगा, और इसको जब +3 को उस साइड भेज देंगे तो हो जाएगा -3। यहाँ से x इक्वल टू क्या निकलेगा, -3 और बटे में क्या 5, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं इसका आंसर कितना हो जाएगा, -3/5। तो ऑप्शन नंबर बी में ही है इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं कौन सा है, लिखा हुआ है क्या। अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको भी अच्छे से दिखाई दे और हमें भी बनाने में दिक्कत ना हो। लिखा हुआ है क्या, यदि px इज इक्वल टू एक्स का पावर 3 प्लस x² प्लस x प्लस 1, तो p-1 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे बस ये लिखा हुआ है कि p-1 मीन्स x जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे क्या करना है, बस हमको -1 पुट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे p लिखा हुआ है और p के जगह पे -1 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू -1, यहाँ पे लिखेंगे क्या, -1 का पावर 3 प्लस यहाँ पे लिखेंगे -1 का पावर 2 प्लस यहाँ पे लिखेंगे -1 और लिखेंगे क्या, +1। अब इसको देखेंगे सॉल्व करके तो -1 का पावर 3 मतलब -1 गुने -1 गुने -1, तो देखेंगे आएगा -1 ही, और प्लस यहाँ -1 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, +1 ही होगा, प्लस और यहाँ पे देखेंगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1, और यहाँ पे जो है +1 लिखा हुआ है, तो ये +1 ये -1 कट गया, फिर ये +1 और ये -1 कट गया, तो फाइनली जो है वो आ गया क्या आंसर, 0। तो ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन बी में लिखा हुआ है क्या, 0, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 है। अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 है और इसका गुणनखंड करना है, बहुपद दिया हुआ है। चलिए बहुपद का गुणनखंड कैसे करेंगे थोड़ा देख लेते हैं। लिखा हुआ है क्या, x² प्लस 5x प्लस c। तो हम ये जानते हैं कि फर्स्ट वाले को हम a मान लेते हैं, इसको जो है वो b मान लेते हैं,
और इसको जो है 6 को सी मान लेते हैं, तो हमको क्या करना होता है, अगर यहाँ पे प्लस है, ये वाला साइन को देखा जाता है, अगर ये प्लस है तो इन दोनों को गुना करके हमको क्या करना होता है, इन दोनों को गुना करके हमको क्या करना होता है, ए को सी से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे ए के जगह पे एक्स स्क्वायर और सी के जगह पे 6 है, तो यहाँ पे बन जाएगा ए सी को गुना करने पर 6x²। तो अगर एक्स स्क्वायर को अभी थोड़ा साइड में करके अगर 6 को हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, तो 6 को फैक्टर करने के लिए 2 से लगाएंगे 3 बार में, फिर लगाएंगे 3 से 1 बार में, तो ऐसा कुछ बन जाएगा। मीन्स अब इसको जो है वो हमको यहाँ पे देखना होगा फिर से कि लिखा हुआ है क्या 5x, तो हम जो फैक्टर करके लाए थे उसको जो है वो जोड़ करके लाना है 5x, और गुना करने पे क्या आना चाहिए कि इस तरह से उसको सजाएंगे कि गुना करने पे 6x² मिल जाना चाहिए। तो इसको जो है हम ऐसे करेंगे x² प्लस यहाँ पे लिख देंगे क्या 2x प्लस 3x प्लस 6, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे क्या, ये x जो है यहाँ से कॉमन जाएगा, तो यहाँ से बचेगा क्या x+2 प्लस यहाँ पे अगर 3 कॉमन जाएगा तो यहाँ पे फिर से बचेगा x+2। तो यहाँ पे ये वाला और ये वाला अगर सेम है तो मेरा फैक्टर सही हो रहा है, तो इन दोनों के बदले हम 1 लिखेंगे, और बाकी ये वाला और ये वाला जो है वो एक साथ मिलाकर लिख देंगे x+3। अब देखेंगे ऐसा ऑप्शन जिसमें होगा ऑप्शन में वही इसका राइट आंसर हो जाएगा, x+2 और x+3। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में ही है x+2 और x+3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त, एक एक यहाँ पे देखिए एक एक करके जो है वो पूरा क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन करके हम समझा रहे हैं। अब हम आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगर यहाँ पे लेट करेंगे तो क्वेश्चन जो है वो वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद ही हम आपसे फिर बात करेंगे। यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ क्वेश्चन क्या, वाई अक्ष पर क्या लिखा हुआ है, वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप का होता है। तो अगर वाई अक्ष बोला तो ध्यान रखना है जो भी अक्ष के बारे में बोलेगा उसके उल्टा वाला मीन्स एक्स जो हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर वाई अक्ष बोलेगा तो x 0, अगर ये एक्स अक्ष बोलता तो y 0 हो जाता। तो ध्यान रखना है कि x 0, और हम कोई भी जो निर्देशांक लिखते हैं वो पहले x लिखते हैं उसके बाद लिखते हैं y। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा 0 और y का वैल्यू क्या होगा y ही रहेगा, तो 0 और y वाला ऑप्शन बी में है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है क्या, बिंदु बिंदु 3 7 की कोटि बताना है। यहाँ पे कोटि, तो ध्यान रखना है कि x एक्सिस को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और यहाँ पे y एक्सिस जो होता है उसको क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो कोटि पूछा है तो यहाँ पे x वाला होगा 3 जो हो जाएगा x हो जाएगा, और 7 जो हो जाएगा y हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कोटि पूछा है और कोटि बोलते हैं y वाले को, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा 7। ये जो 7 है ना वो आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी में ही तो 7 दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभी तक जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 तक पहुंचे हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, थोड़ा क्वेश्चन को छोटा करके देख लेंगे। लिखा हुआ है क्या, रैखिक समीकरण 3x - 2y = 5 में से ये जो ax + by + c = 0 है से अगर इसका तुलना कर दें तो a b c का मान बताना है। तो ध्यान रखना यहाँ पे लिखेंगे क्या, ax + by, अच्छा इसको हटा देते हैं पहले, यहाँ पे लिखते हैं क्या सीधा, यहाँ पे लिखते हैं क्या 3x - 2y, और ये 5 जो बराबर के उस साइड में हम इधर साइड में ले आएंगे तो -5 बराबर 0 हो जाएगा। अब जो है देखिए फॉर्मूला में यहाँ पे सब जगह प्लस है तो प्लस में लाने का कोशिश करते हैं। तो ये 3x प्लस यहाँ पे हो जाएगा -2, यहाँ पे लिखेंगे ऐसे 3x यहाँ पे लिखेंगे -2, और यहाँ पे लिख देंगे बगल में y, फिर लिख देंगे प्लस, यहाँ पे लिख देंगे क्या -5 बराबर क्या लिख देंगे 0। अब देखिए ये जो वैल्यू है वो प्लस में आ गया, और वहाँ पे इक्वेशन भी प्लस में दिया है ax + by
प्लस सी बराबर 0। अब देख लेंगे तुलना करके, ए का वैल्यू क्या हो गया 3, बी का वैल्यू क्या हो गया -2 और सी का वैल्यू क्या हो गया -5। ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो है वो सी में देखिए, एकदम सेम जो है सी में दिया हुआ है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x बराबर 2 और y बराबर 3 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का हल हो तो k का मान बताना है। तो यहाँ पे देखिए x बराबर 2 और y बराबर जो 3 है वो समीकरण में पुट कर देना है। तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 2, तो 2 पुट कर दीजिए, प्लस यहाँ पे 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 3, तो 3 पुट कर दीजिए, बराबर क्या k। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 4, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 इज इक्वल टू क्या होगा k। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, बराबर k, मीन्स k का वैल्यू कितना आ गया 13। चलिए देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में है 13, तो चलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर 13 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर थोड़ा 13 को नीचे कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं इसको। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है, रैखिक समीकरण 3x माइनस 2y बराबर 0 का एक हल है। मीन्स इसका जो एक हल होगा वो कौन सा होगा यहाँ पे देखना है। तो ऑप्शन हम पुट करके अगर देखेंगे तो जो ऑप्शन जो है इसमें जीरो ला देगा, जो ऑप्शन से जीरो आ जाएगा वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर हम ऑप्शन को देखेंगे तो एक एक करके पुट करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर जो है सी, अगर पुट करके चेक करते हैं पहले, तो 3 गुने एक्स का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, माइनस 2 गुने वाई का वैल्यू 3 है तो 3 पुट कर देंगे। अब देखेंगे 3 दूनी क्या हो गया 6, और यहाँ पे 2 तिया क्या हो गया 6, और 6 में से 6 गया क्या होगा 0। तो ऑप्शन जो है वो जीरो, मतलब ये आरएचएस में जो जीरो आ गया, और यहाँ पे देखेंगे तो भी जीरो दिया हुआ था, मतलब ये जो है सेटिस्फाई कर गया। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा सी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी तरह से इसको सॉल्व करना होता है। अब एक एक क्वेश्चन आप जो एक एक ऑप्शन शुरू से आप जब सॉल्व करते जाएंगे तो किसी में जीरो नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर सी में केवल क्या होगा जीरो आ जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है वो 14 नंबर लिखा हुआ है। 14 नंबर में लिखा हुआ है, वो कथन जिसे सिद्ध किया जा सकता है कहलाता है। तो वह कथन जिसको सिद्ध करते हैं हम लोग, तो ये तो जानते हैं कि हम लोग उसको परिमेय कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा परमेय, परिमेय नहीं परमेय, परमेय हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं थ्योरम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो अगर देखेंगे दोस्त, एक बिंदु यहाँ पे, दूसरा बिंदु यहाँ पे, इससे खींची जाने वाली केवल एक ही रेखा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में ही तो है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक ही रेखा खींची जा सकती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 80 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या होगा। तो 80 डिग्री का जो पूरक कोण होगा उसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले पूरक कोण किसको कहते हैं, दो कोण का योग अगर 90 डिग्री हो तो उसको बोलते हैं पूरक कोण। अगर मान लेते हैं ए प्लस कोण बी बराबर अगर 90 डिग्री हो तो इसको बोलते हैं पूरक कोण। अगर ए का वैल्यू मान लेते हैं 80 डिग्री दिया हुआ है, ए का वैल्यू जो है 80 डिग्री दिया हुआ है, और हमें बोल रहा है कि पूरक कोण मीन्स इसका पूरक कोण, तो बी का वैल्यू क्या होगा वो बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है 90 में से 80 घट जाएगा, और यहाँ पे बचेगा क्या 10 डिग्री। तो 10 डिग्री जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए 10 डिग्री कहाँ पे, ऑप्शन ए में ही है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आप देखते होंगे दोस्त, लोग जो है यूट्यूब पे जो है इसका डायरेक्ट आंसर जो है 10 टिक करा देते हैं, कैसे आया कैसे नहीं आया कोई मतलब नहीं। अब हम यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बता रहे हैं, आप उसको विशेष कर ध्यान देखिए, आपको आंसर ही नहीं जानना है, केवल उसका सॉल्यूशन कैसे होता है, और इससे आगे आने वाला जो क्वेश्चन होगा उसका कंसेप्ट क्या होगा वो भी मैं बता देता हूँ। इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप ध्यान से अगर टिके रहेंगे वीडियो में, लंबे लंबे देर तक देखेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे, तो आप जो है वो अपना कंसेप्ट को पूरा बिल्डअप कर लेंगे। मतलब 100% तो 100% आना तय है तो तय है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में क्या, 17 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं इसको। लिखा हुआ है नीचे दी गई आकृति में रेखाएं रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। और यहाँ पे लिखा है पी ओ वाई जो है एंगल वो 90 डिग्री दिया हुआ है, और ए अनुपात बी जो है वो 2:3 है। तो सी का मान क्या होगा ये बताना है। आकृति जो है वो नीचे दिया हुआ है, आकृति यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 90 डिग्री, ये 90 दिया हुआ है, ये जो है वो 2 है और ये 3 है, 2:3 ये दिया हुआ है। तो इसको 2x मान लेंगे, इसको क्या कर लेंगे 3x मान लेंगे। ध्यान देंगे कि अगर यहाँ पे अगर ऐसे कोई लंब दिया हुआ और ये 90 है, तो अगर ये 90 है तो इस पे होना चाहिए पूरा 180 डिग्री एक रेखा पे। तो अगर ये वाला 90 तो ये वाला भी 90 होना चाहिए इस साइड में, ये वाला 90। तो यहाँ पे देखेंगे कि 2x, यहाँ पे ये 2x प्लस 3x मिलके होना चाहिए क्या 90। तो यहाँ पे देखेंगे 2x प्लस 3x क्या होगा 5x इज इक्वल टू 90। तो अगर 5 से कटेगा तो ये 18 टाइम्स में, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 18, क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 18 आ जाएगा। x का वैल्यू तो 18 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम एक एक करके इसमें पुट कर देंगे। तो देखेंगे यहाँ पे 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3 गुने 18 मीन्स क्या होगा 18 तिया 54। अब यहाँ पे 2x निकालने का जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमको पूछा हुआ ये c क्या होगा। तो थोड़ा इसको हम क्या कर लेते हैं हटा लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे क्या b का वैल्यू जो है वो आ गया 54। अब यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है और ये जो है उस पर एक रेखा है, तो यहाँ पे बनने वाला एंगल जो होना चाहिए वो 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे क्या कि यहाँ पे 54 डिग्री जो इसका वैल्यू आया था, प्लस यहाँ पे जो सी होगा वो इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे सी इज इक्वल टू क्या आएगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। तो यहाँ पे देखेंगे क्या कि इसको घटाने पे जो है वो ऑप्शन नंबर, ये पहले घटा लेते हैं। यहाँ पे बचेगा क्या 6 और यहाँ पे क्या होगा 2 और यहाँ पे होगा 126 डिग्री। तो कोई ऑप्शन होगा जिसमें 126 डिग्री होगा। यहाँ पे देख लेते हैं कि कोई ऑप्शन है जिसमें 126 है, तो ऑप्शन डी में मिल गया हमको 126। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है अगला 18 नंबर लिखा हुआ है आकृति में यदि पी ओ पी जो है वो समांतर है आर एस का, ओ पी समांतर आर एस है, कॉमा ओ पी क्यू जो है वो 110 डिग्री है और क्यू आर एस जो है वो 130 डिग्री है। तो हमको बताना है कि पी क्यू आर का मान क्या होगा। पी क्यू आर पूछा हुआ है मीन्स पी क्यू आर ये वाला जो है मान क्या होगा वो बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो बनने वाला एंगल है वो ये वाला एंगल अगर देखेंगे तो यहाँ पे 110 है, तो यहाँ पे जो बनने वाला होगा एंगल वो क्या होगा 70 डिग्री होगा। यहाँ पे जो होगा वो 70 डिग्री होगा क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो होता है वो उन दोनों का जोड़ जो होता है वो क्या होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से 110 डिग्री तो पहले दिया हुआ था तो बच गया 70 डिग्री। तो ये 70 डिग्री यहाँ आ गया, ठीक है ना। अगर हम यहाँ का बात करेंगे ये 70 आ गया। उसी तरीके से इस साइड में देखेंगे तो यहाँ 130, तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे जो होगा 50 होगा क्योंकि 180 होता है दोनों का जोड़ और 130 दिया हुआ है। तो ये जो होगा वो 50, तो ये 50 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये बन गया एक स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन बन गया और ऐसे दो रेखाएं हैं ऐसे। यहाँ पे जो है वो 50 है और यहाँ पे जो है वो 70 है। तो यहाँ पे देख लेंगे इन दोनों को जोड़ने पे आ गया क्या 120। तो कंफर्म है कि यहाँ पे होना चाहिए टोटल 180। तो यहाँ पे बचा हुआ जो होगा वो क्या होगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है वो ए में ही लिखा हुआ है 60 डिग्री। तो इसका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 19 है, 19 में ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। तो यहाँ पे हम जब त्रिभुज बता रहे थे तो वहाँ पे
ट्रिपल ए जो था वो सर्वांग समता की कसौटी नहीं था। इसलिए दोस्तों बोलते हैं कि एक एक वीडियो जो है वो प्रत्येक वीडियो जो है वो एक एक करके शुरू से अंत तक क्वेश्चन तक देखिए, तभी तो आपको जो कंसेप्ट मैं बताता हूँ बीच बीच में वो अगले जो सेट आता है उसमें, जो ये मॉडल सेट आता है उसमें ये काम कर जाता है अगर वैसा क्वेश्चन आता है तो। इसलिए शुरू से अंत तक वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है त्रिभुज ए बी सी में यदि ए बी बराबर ए सी है तो ए बी बराबर ए सी है और बी बी जो एंगल है वो 70 डिग्री है, तो यहाँ पे एंगल ए का मान पूछा है। तो अगर देखते हैं थोड़ा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसे करके ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी सी, और ए बी जो है ना वो ए सी के बराबर है, और यहाँ पे लिखा है बी इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये 70 डिग्री है। तो देखेंगे कि यहाँ वाला जो है भुजा उसके जस्ट सामने वाला जो कोण बी है वो अगर 70 है, तो यहाँ वाला जो भुजा है उसके जस्ट सामने वाला जो एंगल होगा ये वो क्या होगा 70 डिग्री, यहाँ वाला भी क्या होगा 70 डिग्री। ये थ्योरम होता है ना, कि भुजा समान भुजा के जो विपरीत में एंगल होते हैं, इक्वल साइड के जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ए बी के जस्ट सामने वाला एंगल जो होगा वो 70 डिग्री होगा, क्योंकि ए सी के जस्ट सामने वाला जो एंगल बी है वो 70 डिग्री है, ठीक है ना। तो एंगल सी भी क्या हो जाएगा 70 डिग्री। अब हमको पूछा है एंगल ए, तो ध्यान देना है कि दो एंगल तो पता चल गया 70 70 140 डिग्री। तो यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180, तो 180 में से 140 घट जाएगा तो बचेगा क्या 40 डिग्री। तो बस इसको लिख देना है यहाँ पे, इस तरीके से थोड़ा लिख सकते हैं आप, ये एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। यहाँ पे एंगल ए पूछा है हमको निकालने के लिए बोला है, और एंगल बी जो है वो 70 और एंगल सी जो है वो 70 डिग्री और इक्वल टू 180 डिग्री। बस इसको यहाँ से ए का वैल्यू निकाल लेना है। तो ए का वैल्यू कितना आएगा, ए का वैल्यू जो आएगा वो 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए में है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए यहाँ पे किस तरह बनाया भी जाता है वो भी हम बता दे रहे हैं कि एग्जाम में आप अगर आएगा क्वेश्चन तो कैसे बनाना है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक चतुर्भुज के कोण 2:3:5 के अनुपात में है, तो इस चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा। यहाँ पे पूछा है बड़ा कोण, तो बड़ा कोण बताना है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे देखेंगे कॉमन अनुपात जो है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक कॉमन अनुपात जो है वो x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 8x बराबर कितना 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है 360। 8 5 13, 8 और 5 13, 3 18, सॉरी 8 5 13, 13 3 16, 16 2 18, तो ये 18x बराबर कितना होगा 360। अगर यहाँ से 18 से काटेंगे तो 18 से ये 20 बार में, तो x बराबर कितना आ गया 20। अब ये पूछा है सबसे बड़ा, तो अगर ये यहाँ देखेंगे रेशियो में अनुपात में सबसे बड़ा 8 है, तो 8 को कर देंगे 20 से गुना, मीन्स ये कितना हो जाएगा 160 डिग्री। तो ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे 160 डिग्री वाला कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर जो है वो सी ही तो है जो इसका आंसर हो जाएगा। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा क्वेश्चन जो है वो दूसरे जगह चला गया। क्वेश्चन नंबर जो था, हाँ ऑप्शन नंबर जो है इसका सी में ही तो दिया हुआ है क्या यहाँ पे 160 डिग्री, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 160 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है क्या, निम्नलिखित में से किनके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। तो कौन सी आकृति है जो ऑप्शन में दिया गया है और उसका विकर्ण जो है समकोण पे समद्विभाजित करता है, तो ऑप्शन ए में समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं वो समकोण पे समद्विभाजित करते हैं। अगर फिगर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे जो होता है वो ये 90 डिग्री बनाता है, यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री बनाता है, समकोण पे समद्विभाजित करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, एक आयत के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनने वाला चतुर्भुज क्या होगा। अगर हम एक आयत बना लेते हैं और इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु को मिलाने से जो बनी आकृति है इसको हम क्या कहेंगे, ये पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है समचतुर्भुज ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है
लिखा है आकृति ABCD में एक चतुर्भुज है, में एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें BC जो है, थोड़ा आगे क्वेश्चन को बढ़ा लेते हैं ऊपर, जिसमें BC जो है ये वाला वैल्यू जो है वो 12 दिया हुआ है सेंटीमीटर, और यहाँ पे AE का वैल्यू ये वाला जो है 6 दिया हुआ है। तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। तो आधार गुने ऊंचाई होता है, तो आधार का वैल्यू 12 और यहाँ पे ऊंचाई जो है वो 6, तो 12 गुने 6 जो होता है वो क्या होता है, 72। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से है, एक समांतर चतुर्भुज है जो एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो देखिए आधार एक ही है और समांतर रेखा ये और ये है, ये और ये समांतर रेखा है, ठीक है ना। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एक चीज जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो एक विकर्ण होता है वो दो बराबर त्रिभुज में इसको बांटता है। देखिए एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, अगर इसका 12 है तो ये बराबर त्रिभुज होगा, मीन्स बराबर एरिया वाला त्रिभुज होगा, तो 12 सेंटीमीटर इसका भी होगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 12 इधर से 12 इधर से, 24 वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। तो देखिए अगर आप वृत्त की बात करते हैं तो ये वृत्त की जीवा है, ये भी वृत्त की जीवा है, ये भी वृत्त की जीवा है, लेकिन सबसे बड़ी जीवा कौन होगा, जो इसके बीच से सेंटर से होकर गुजरेगा, मीन्स उसको क्या बोलते हैं हम लोग, व्यास बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो बी में है वही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। मीन्स एक अगर वृत्त को अगर ड्रॉ कर लेते हैं तो एक वृत्त को ड्रॉ हम कर लिए और बोल रहा है कि वृत्त की एक जीवा जो है, ये जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो त्रिज्या केंद्र से होकर गुजरती लाइन है, यहाँ से गुजरा हुआ लाइन है। अगर ये त्रिज्या बराबर है और ये जीवा भी त्रिज्या के बराबर, मतलब तीनों आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पे बोल रहा है कि केंद्र पर अंतरित कोण क्या होगा, मतलब यहाँ पे बना हुआ एंगल क्या होगा, ये पूछा हुआ है। तो ये तो बन गया मेरा क्या, समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज के क्या होते हैं, प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ 60 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 28 लिखा हुआ है, आकृति में ACB का मान ज्ञात करना है। ACB का मान क्या होगा वो देख लेते हैं, थोड़ा आकृति को ध्यान से देख लेते हैं, पहले थोड़ा छोटा करके। लिखा हुआ है ACB का मान क्या होगा, मीन्स एक चीज पता होना चाहिए कि यहाँ वाला जो एंगल होता है वो डबल होता है। यहाँ वाला एंगल अगर 50 है तो यहाँ वाला एंगल जो होता है वो क्या होगा, 25 होगा। ये एक थ्योरम है सर्कल से संबंधित, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर सपोज ऐसे ही होता और यहाँ पे मान लीजिए कि 40 होता, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा होता ऐसे करके, यहाँ पे जो एंगल बन रहा होता, यहाँ का आंसर कितना होता, 20 होता। चलिए एक एग्जाम्पल बेस समझा दिए हम। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 29 क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है क्या, एक त्रिभुज ABC में AB जो है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर, ए जो है यहाँ पे 90 डिग्री, एंगल ए 90 डिग्री। इस त्रिभुज की रचना संभव नहीं है यदि BC तथा AC का योग क्या होगा। योग मीन्स क्या, जोड़। इन BC तथा AC को जोड़ने पर क्या होगा कि जो एक ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो ध्यान रखना है कि किसी भी दो भुजा का जो सम होगा, दो भुजा का जो जोड़ होगा, वो तीसरा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। दो भुजा का जोड़ तीसरा से बड़ा होना चाहिए, मीन्स यहाँ पे तीसरा क्या है, AB से बड़ा होना चाहिए। लेकिन ये देखेंगे कि दो भुजा का जोड़, ये दोनों भुजा का जो जोड़ है वो ऑप्शन सी में दिया हुआ जो कि बराबर है ना। इन दोनों का जोड़ जो है वो ये देखिए AB के बराबर ये दिया हुआ है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये दो भुजा का BC तथा AC का जोड़ जो होना चाहिए वो 6 से बड़ा होना चाहिए। तीसरी भुजा जो है यहाँ पे, तीसरी भुजा
ए बी है तो ए बी से बड़ा होना चाहिए, मीन्स 6 से बड़ा होना चाहिए। तो ऑप्शन सभी में जो है वो 6 से बड़ा दिया हुआ है, लेकिन केवल ऑप्शन सी में जो है वो 6 के बराबर दिया हुआ है। तो इससे जो है वो त्रिभुज की रचना नहीं हो सकेगा। तो ऑप्शन अगर देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन का, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी का बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ 30 नंबर क्वेश्चन जो है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है। अगर आप यहाँ पे ट्रिपलेट के बारे में जान रहे होंगे, त्रिक के बारे में जान रहे होंगे, तो 5, 12, 13 जो है वो त्रिक है। तो यहाँ से ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। 13 जो हो जाएगा वो कर्ण हो जाएगा। और यहाँ पे अगर ये 12 ले लेते हैं तो ये मेरा 5 हो जाएगा, या फिर इसको 5 ले लेंगे तो इसको 12 ले लेना होगा, लेकिन ये 13 फिक्स होगा, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर ये समकोण बन रहा है तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। आधार जो है 12 है और ऊंचाई कितना है 5। अगर देखेंगे 2 से 6 बार में कटेगा और 6 पचे 30। तो ऑप्शन में देख लेंगे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला जो हो जाएगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी प्रत्येक भुजा भुजा का वैल्यू दिया हुआ है। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर मीन्स भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो √3/4 और भुजा स्क्वायर, भुजा का वैल्यू क्या होगा 2√2 और फिर 2√2। तो ध्यान देंगे ये 2 और ये 2 मिलके हो जाएगा 2 दूना 4। तो ये 2 से 2 और ये 4 खत्म हो गया। अब यहाँ पे बच गया क्या √3, यहाँ पे थोड़ा ऊपर लिख देते हैं √3 और गुने में क्या बच गया √2 इंटू √2। ये √2 इंटू √2 क्या होगा 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2√3। तो इसका आंसर देखेंगे 2√3 वाला ऑप्शन। तो 2√3 वाला ऑप्शन सी में है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 32 नंबर, एक शंकु के आधार का व्यास d इक्वल टू दिया हुआ है कितना 10.5 सेंटीमीटर। तो इसको अगर पॉइंट को हटा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट नहीं, सबसे पहले r बना लेते हैं। r इज इक्वल टू क्या होगा 10.5 डिवाइडेड बाई 2 और ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 0। अगर इसको काटेंगे तो 5 चौके 20 और 5 से काटेंगे तो ये 21×5 = 75 से होता है। 21/4 आ जाएगा रेडियस, है ना। 21/4 ध्यान में रखेंगे। अब ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इसका जो है शंकु का ऊंचाई भी दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई जिसको हम L बोलते हैं, ये दिया हुआ है। और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr_l। पाई का वैल्यू लगा देंगे 22/7 और वहाँ पे जो है r का वैल्यू आया था 21 बटे क्या आया था 4 आया था। और यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई जो है वो 10। अब 2 से काटेंगे 2 दूना 4 और यहाँ पे 2 पचे 10, फिर 2 से काटेंगे ये 11 बार में। अगर इन सबों को गुना करेंगे 11 गुने 5 गुने 21 तो देखेंगे क्या 11 पचे 55 गुने 21। यहाँ जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन जो है यहाँ। चलिए दोस्तों एक बार देख लेते हैं इसका, फिर से एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे 7 जो है सॉल्यूशन में छूट गया। यहाँ पे क्या होता है πr_l होता है ना, πr_l होता है तो पाई का वैल्यू 22/7। आर का वैल्यू क्या आया था, आर का वैल्यू जो आया था वो 21 बटे क्या आया था 21/4 आया था। और यहाँ पे एल का वैल्यू जो है वो 10 दिया हुआ है। देखिए तो 7 से 3 बार में यही काटने छूट गया था। अब यहाँ पे देखिए 7 से 3 बार में कट गया, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10 और 2 से काटेंगे तो 11 बार में। अब जो बच गया वो गुना करेंगे 11 गुने 3 गुने 5। अब देखेंगे इसको गुना करके तो 165 आएगा, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन में देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि एक बेलन की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, आर का वैल्यू दिया है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का क्या होगा। तो टीएसए बोलते हैं इसको इंग्लिश में, टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे जो होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 2πr इंटू r+h, 2πr इंटू r+h। तो इसमें जो है वो पुट कर देंगे 2πr इंटू r+h, तो 2
पाई का वैल्यू क्या होगा 22/7, आर का वैल्यू क्या होगा 4 और यहाँ पे भी 4 और एच का वैल्यू क्या आएगा 10। अब देखेंगे इसको सॉल्व करके तो ये हो जाएगा 2 × 22/7 गुने यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या आएगा 10 और 4 14। यहाँ पे 7 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा। अब बचेगा क्या यहाँ पे देखेंगे 2 और 4, 4 दूनी 8 हो गया, 8 दूनी क्या हो गया 16 और 16 गुने 22। अब 16 गुने जो 22 होगा वो देख लेंगे, ऑप्शन नंबर जो देखेंगे 16 गुने 22। एक मिनट आप होल्ड कीजिएगा। यहाँ पे 16 गुने 22 आ रहा है तो 16 गुने जो 22 होगा ऑप्शन में अगर देखेंगे आप तो 16 गुने जो 22 होगा वो ये ऑप्शन नंबर बी में ही तो दिया हुआ है 352। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है एक घन का आयतन और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। मीन्स घन का आयतन क्या होता है, अगर भुजा ए माने हैं तो घन का आयतन जो होता है AQ और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या 6a²। ये दोनों जो है बराबर है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है a 3 गो है और यहाँ पे a 2 गो है तो 2 गो a और यहाँ पे 2 गो a कट जाएगा तो बचेगा क्या a गो a बच जाएगा और a गो a एक a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। मीन्स यहाँ पे 6 मात्रक ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन डी में है तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर अगर 35 का बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा हुआ है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे 4πr² होता है, 4πr²। 4 पाई का वैल्यू 22/7 ले लेंगे, आर का वैल्यू क्या होगा 3.5 × 3.5। अगर इसको काटेंगे तो 7 × 5 = 35, 0.5 बार में कटेगा। अब देखिए इसको बस गुना करना है, ये हो जाएगा 22 चौके 88 और इसको जब गुना करेंगे तो 5 × 3 = 15, 5 बाकी आते 1, सॉरी 5 × 5 = 25 के 5 बाकी आते 1, 5 × 3 = 15 और 1 16। मीन्स यहाँ पे पॉइंट कितना अंक के बाद 2 अंक के बाद यहाँ आएगा। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो हो जाएगा आंसर। चलिए दोस्तों 35 नंबर थोड़ा एक बार फिर से देख लेंगे। इसका जो है यहाँ पे 35 नंबर जो है कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है क्या 4πr²। तो 4 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू क्या होगा 3.5, फिर यहाँ पे 3.5 हो जाएगा। 7 से कटेगा क्या 0.5 बार में। यहाँ पे जो है गुना करने पे गलती हुआ था, यहाँ पे 1.75 आएगा और यहाँ पे जो है 22 चौके 88 आएगा। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो 154.00, ये दोनों कट जाएगा 154 आएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 154 हो जाएगा। पूरा जो पीछे था वो सही था, बस 165 1.65 होगा, 1.65 की जगह 1.75 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है क्या प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा वो बताना है। तो प्रथम 3 सम संख्या देख लेते हैं। मान लेते हैं कि पहला संख्या 2, दूसरा संख्या 4 और तीसरा संख्या जो है वो क्या होगा 6। इसका माध्य का मतलब जितने संख्या बोला गया वो और टोटल नंबर। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे टोटल नंबर कितना आ रहा है 4 2 6 और 6 और 6 12 और 12 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से भागा दे देंगे तो आएगा 4। ऑप्शन नंबर सी में है तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है एक क्रिकेट मैच में एक खिलाड़ी ने 10 पारियां, एक खिलाड़ी ने पहले 10 पारियों में जो है वो ये रन बनाया। तो खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों का बहुलक पूछा हुआ है। तो बहुलक जो होता है हम ये जानते हैं कि बहुलक जो होता है जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है। तो 5 यहाँ पे देखेंगे 3 बार आया हुआ है, 5 को ध्यान से देखेंगे तो एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे फिर यहाँ पे 5 जो है 3 बार। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बार यही आया हुआ है। तो जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है उसी को बोलते हैं बहुलक। तो यहाँ पे 5 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है माध्यक से संबंधित है। माध्यक पूछा हुआ है तो सब पहले संख्या गिनेंगे, कितनी संख्या है 1 2, थोड़ा जूम कर देते हैं इसको ताकि आप भी जो है क्वेश्चन को अगर बना रहे होंगे तो देख के बना लेंगे, अच्छे से संख्या पता चल जाएगा क्लियरली। यहाँ पे देखेंगे संख्याएं जो है
वो 1 2 3 4 5 6 7 7 संख्याएं हैं। n इक्वल टू कितना है 7। 7 है मतलब क्या, ये ऑड है, ऑड नंबर में है। ऑड मीन्स विषम संख्या में है, विषम जिसको बोलते हैं, है ना, ये विषम में है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है ये माध्यक का, वो क्या होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2। संख्याएं कितनी है 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 8/2 आएगा कितना 4, 4 आएगा। तो चौथा नंबर पे जो संख्या आएगा वो होगा, लेकिन पहले इसको क्या करना होगा, असेंडिंग ऑर्डर में, जिसको बोलते हैं आरोही, छोटा से बड़ा, है ना, छोटा से बड़ा में करना होगा। तो सबसे पहला होगा 2, उसके बाद क्या होगा 5, उसके बाद क्या होगा मेरा 7, उसके बाद क्या आएगा 8। तो हमको पूरी संख्या को सजाना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो आया वो 4 आया, तो चौथी संख्या जो मेरा क्या है 8। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर जो है वो चीत जो है वो 6 बार आता है, 600 बार आता है। चीत का मतलब हो गया यहाँ पे क्या, कि चीत जो है हेड को बोलते हैं, तो हेड हेड जो है वो 600 बार आता है। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या, कि पट आने की प्रायिकता क्या होगा। पट का मतलब होता है टेल, टेल लाने की प्रायिकता। तो सबसे पहले देखेंगे, अगर 1000 बार उछाला गया और 600 बार क्या आया, 600 बार जो यहाँ हेड आया, तो टेल कितना बार आएगा 400 बार। और उसकी प्रायिकता जो निकालना है वो टोटल कितने बार से, 1000 बार से। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 दूनी 4 और 2 पच्चे 10, यहाँ पे 2/5, 2/5 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन में 2/5 किस में है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन है आज के सेट का। तो देखिए आज का क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, निश्चित रूप से घटित होने वाली घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो जो निश्चित रूप से घटित होती है उस घटना की प्रायिकता जो होती है वो 1 होता है। चलिए दोस्त, आज का जो है वो हम टोटल 40 प्रश्नों का जो है वो डिस्कशन करवा चुका हूँ। और आप अगर शुरू से अंत तक 40 क्वेश्चन देखे होंगे, भले थोड़ा वीडियो लंबा गया, लेकिन एक एक क्वेश्चन को मैं इतने बेहतर तरीके से समझाया हूँ, इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ कि आप पूरे यूट्यूब पे देख लीजिए कि इससे बेहतर अगर कोई सॉल्यूशन दिया होगा तो उसी समय से मैं वीडियो जो है वो अपलोड करना बंद कर दूंगा। आप पहले देख लीजिए कि कोई ऐसा वीडियो नहीं लग रहा है कि यूट्यूब पे होगा, क्योंकि मैं भी यूट्यूब पे जो है वीडियो देख लेता हूँ कि किस तरह का कौन सा वीडियो जो है वो चल रहा है। अब यहाँ पे देख रहा हूँ कि इससे बेस्ट वीडियो मैं जो दिया हूँ, इससे बेस्ट वीडियो आपको नहीं मिलेगा, आप देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप जो है वो हमेशा हमारे चैनल से जुड़ जाएं, और जो है वो अपने दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। और इसमें अगर आप थोड़ा सा भी कमी करेंगे तो मैं वीडियो जो है वो मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो बनाना छोड़ दूंगा। फिर जो क्या होगा कि आप जो हमारे चैनल से सीख रहे हैं वो आपको सीखने को नहीं मिलेगा। आप फिर जो है इस तरह का एनालिसिस कहीं और नहीं पाएंगे, और आपका स्कोर जो होगा वो सही नहीं आ पाएगा। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो कोई भी क्लास का हो, अच्छा अगर ये मार्क्स लाना है तो हमारे चैनल पे जो है वो लाइक शेयर सब्सक्राइब आते ही रहना चाहिए। और हम जो है उस मोटिवेशन से वीडियो भी लाते रहेंगे, और अपने आपके मार्क्स को इम्प्रूव करने में, आपके मार्क्स को अच्छा दिलाने में में जो है वो हम बहुत सहयोग करेंगे। चलिए दोस्त, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप जो है अगला वीडियो का हमारा जो है वेट करिएगा, और हम जो है बहुत जल्द ही आपके लिए नया वीडियो लेकर आएंगे। और ये बहुत ही खतरनाक वीडियो रहेगा, एकदम जो है यूट्यूब पे बवाल कर देने वाला रहेगा। धन्यवाद।